बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। फिर जब पूरी हो चुके नमाज तो फैल जाओ ज़मीन में और तलाश करो अल्लाह के फजल से और कसरत से अल्लाह की याद करते रहा करो ताकि तुम फलाह पाओ। बाज़ लोगों ने जब देखा किसी तिजारत को तो बिखर गए उसकी तरफ और आपको खड़ा छोड़ दिया। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें फरमा दीजिए कि जो नेमतें अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर हैं और तिजारत से, और अल्लाह ताला तुम्हारा बेहतरीन रिस्क देने वाला है। नाज़रीन, सूरह अल जुमा की आयत नंबर 10 और 11 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। हदीस शरीफ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमीरी कसरत माल से नहीं होती बल्कि असल अमीरी दिल का गनी और अमीर होना है। सही बुखारी से ये हदीस शरीफ ली गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ना सिर्फ कुरान पाक बल्कि हदीस शरीफ पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए और उन पर अमल करने, उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमा दे। आज इतवार है, 17 रबीउल सानी 1433 हिजरी, 11 मार्च सन 2012 है। आज के मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब सईद आसिफ साहब, डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाए वक्त, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? और सेनेट के हवाले से पहली खबर हम डिस्कस करना चाहेंगे। आज की लीड स्टोरी है नैयर बुखारी नए चेयरमैन सेनेट, साबिर बलोच डिप्टी चेयरमैन नामजद। हुकूमती इत्तेहादियों ने तौसीक कर दी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में दोनों नाम पेश किए गए। हुकूमती इत्तेहादियों ने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराते हुए सदर पर एतमाद का इजहार किया। बाज़ क़ुव्वतें जमहूरी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी इसका डट कर मुकाबला करें। अब आम इंतखाबात की तैयारी शुरू की जाएगी। जरदारी, जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा नैयर बुखारी। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? एहतशाम साहब, ये नैयर बुखारी साहब, अगर आप पीपल्स पार्टी का कुछ माजी थोड़ा सा देखें ना तो उसमें ये कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। सही। अगरचे इस वक्त ये हैं कायद ऐवान है, इस वक्त तक, आज के दिन तक तो डेफिनेट हैं सेनेट में। सही। तो इससे नज़र ये आता है कि जो जरदारी साहब के जो यानी कि एक ये कोर कमेटी का भी एक कॉन्सेप्ट जो आया है पीपल्स पार्टी में, ये भी पहले नहीं होता था। ठीक। तो ये किचन कैबिनेट आप कह लें जरदारी साहब की, जो करीबी लोग हैं, जो यानी कि एक दूसरे के मामलात में जो शरीक होते हैं, जो भी यानी कि हुकूमत के साथ, हुकूमत में करना है या हुकूमत से बाहर करना है, अपने मुफादात की रखवाली करनी, तो वो एक इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है। तो नैयर बुखारी साहब भी यकीनन उसमें शामिल है। अब देखिए, अब कह सकते हैं कि जरदारी साहब के कोर कमांडर हैं, कह सकते हैं, और कोर कमांडर के मुकाबले में कोर कमेटी बनाएगी कह सकते हैं आप। अब देखिए, पीपल्स पार्टी के अंदर अब जिस तरह नाम सामने आ रहे थे, मसला एतजाज अहसन का नाम था। अब ये समझ से बालातर है कि एतजाज बेचारे जिस तरह यानी कि इग्नोर हुआ पूरे पीपल्स पार्टी के टेन्योर में, खासतौर पे वकला की तहरीक के वाले से वो इतबात नहीं करते थे पीपल्स पार्टी वाले कि ये शायद, और वकला की तहरीक में तो सर उनका बड़ा नाम भी था, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है कुर्बान कर दिया जरदारी साहब की खातिर। वही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी सेनेट की चेयरमैनशिप नहीं मिली उन्हें। इतना कुछ करके भी अगर उन्हें, अब शुनीद ये है कि उन्हें शायद वफाकी काबीना में ले लिए, शायद लॉ मिनिस्टर बन जाएंगे वो, लेकिन क्या यही मंजिल थी? लायंस की स्ट्रगल में जो उनका स्टेचर बन गया था, जितने कद काट के वो हो गए, तो वो तो कौमी लीडर के तौर पे एमर्ज हुए। सही। तो ये वजारत तो उनके पास 88 की असम्बली में भी थी ना, जब पीपल्स पार्टी पहली बार बरसरे इक़्तिदार आई। तो अगर 15-20 साल बाद उन्होंने वफाकी वजीर ही बनना है, तो मेरा ख्याल उन्हें खुद ही अपने आप पे सोचना चाहिए कि वो क्या कर बैठे हैं। सेनेट की कारकर्दगी के हवाले से अगर हम जायजा लें तो कैसी परफॉर्मेंस रही है इसमें सेनेट की? देखें जी, पिछली अब तक ये आज लास्ट डे है ये सबक दोष होने वाली सेनेट का, तो इसमें बड़े कदावर सेनेटर हज़रात थे। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें मस्त रहें। कारकर्दगी सेनेट की हद तक माकूल रही है, लेकिन अब देखिए, बात तो ये है कि कानून साजी जब होती तो इब्तदाई स्टेजेस पे कौमी असम्बली में बिल पेश होता है, यहाँ से पास होकर फिर सेनेट पे आता है। तो जो बिल यहाँ पास हो जाता है, जैसे भी होता है, जो करारदाद होती है वो सेनेट पे आ जाती है, वहाँ भी ठप्पा लग जाता है। इसमें तो कोई ऐसी कारकर्दगी वाली बात देखने वाली तो इसमें नहीं है, जाहिर है।
यानी जो चल रहा है मामला कौमी असम्बली में चल रहा है, जो लेजिस्लेशन हो रही है उसको एक यानी कि आईनी तकाजा है कि उसकी सेनेट से भी अप्रूवल होना होती है। लेकिन जहाँ तक कौमी इश्यूज की बात, यानी कि जो कौमी इश्यूज टेकअप करने वाले होते हैं उसमें अपोजिशन, जो सेनेट में अपोजिशन बड़ी मजबूत अपोजिशन रही है, उसका बहुत इफेक्टिव रोल रहा है, जिसका अब इम्कान नजर नहीं आता। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब जो नए सेनेटर्स आए हैं जिनके ऊपर इल्जामात भी हैं, पैसा भी यूज हुआ है, 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ और इससे भी ज्यादा तक की बोलियां लगी हैं सेनेटर्स की, क्या कहेंगे इस पर, क्या तवक्कुआत रखें? अब क्या ये तो कल्चर है जी हमारा, ये बोलियां लगाने वाला, हार्स ट्रेडिंग वाला, ये तो हम भुगत रहे हैं। और ये जो केस चल रहा है, ये यूनुस हबीब वाला, ये भी उसी, ये मेहरान स्कैंडल वाला, जो असगर खान की पिटीशन में जो इंकशाफात सामने कौन ऐसा है लीडर पाकिस्तान के अंदर जो बिकाऊ नहीं है, जो बिका नहीं है, जो डॉलर्स के एवज या रुपयों के एवज, करोड़ रुपयों के एवज बिका नहीं है और उसका दामन बिल्कुल साफ है? ऐसा कोई लीडर है? अल्लाह करे कि हमें पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को कोई ऐसा पाक साफ लीडर मिल जाए। अब तो मुझे इस वक्त तक तो किसी का दामन जो है वो साफ नजर नहीं आता। अब इमरान खान क्लेम करते हैं, लेकिन उन्हें कौन सा इक़्तिदार मिला है? आजमाइश तो इक़्तिदार में आने के बाद शुरू होती है ना, कि कितना वो पाकबाज है, कितना दयानतदार है, कितना कौम और मुल्क की खिदमत करने वाला है। ये तो अंदाज़ा फिर इमरान खान साहब, अल्लाह करे उन्हें मौका मिले, वो इक़्तिदार में आए तो पता चल जाएगा। अब इल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में बड़ी वो भंगड़े भी डाले उन्होंने, ये यूनुस हबीब साहब का जो बयान आ गया था, और ना एक एडवोकेट साहब है कोई, पता नहीं सुलेमान, उन्होंने यानी कि इन्हें एक बयान दे दिया कि जी उन्होंने पैसे नहीं लिए, बिल्कुल एक सर्टिफिकेट दे दिया कि उन्होंने, और पता ये चला कि वो तो खुद एमक्यूएम में शामिल है, वो एडवोकेट साहब। तो जाहिर है जो बंदा एमक्यूएम में शामिल है वो अपनी पार्टी की क़यादत पर क्यों हरफ आने देगा। यूनुस हबीब का जो बयान था उसमें इन्होंने कहा था कि इल्ताफ़ हुसैन साहब को इन्होंने खुद 2 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए खुद दिए, और मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा रकम थी जो दी गई है। सबसे ज्यादा, इसके अलावा गाड़ियां भी दी गई जी, डेफिनेट। तो इसमें किरदार की क्या बात करें अब? मौजूदा जो शहबाज शरीफ साहब ने भी पैसे लिए, शहबाज शरीफ साहब ने भी पैसे, यूनुस हबीब साहब ये कह रहे हैं। इसके अलावा दीनी जमातों के रहनुमाओं ने भी पैसे लिए। सारे चेहरे बेनकाब होकर कौम के सामने आ रहे हैं। अब तो ये कौम की जिम्मेदारी है वो देखे कि उसकी क़यादत के कौन अहल है, कौन अहल नहीं है। मुसीबत ये है कि चेहरे वही है, पार्टियां वही हैं, निज़ाम वही है, कौम के आगे चॉइस ही कोई नहीं रखा गया। बिल्कुल सही। उन्होंने किसको सिलेक्ट करना है, किसको अपना कायद मुंतखब करना है, ये चॉइस होना चाहिए कम से कम कौम के सामने। और इसी अगर सिस्टम हमने तब्दील करना है तो उसका यही होगा कि पूरा सिस्टम फिर तब्दील, पूरा सिस्टम तब्दील, और सेनेट के इंतखाब का तरीक़ाकार भी फिर तब्दील होना चाहिए, ताकि इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, पैसे का इस्तेमाल ना हो। ये डिबेटेबल बातें हैं। तरीक़ेकार जो है वो तो ज़ाहिर एक आइन में मुतय्यन है, उसमें फिर आइन में तरमीम लाना पड़ेगी अगर सिस्टम उस हवाले से हमने तब्दील करना है। लेकिन आवाजें तो उठ रही हैं कि अब ये सिस्टम जो है इंतहाई घनाउना किरदार अदा किया है, फरसूदा सिस्टम हो चुका है, गला सड़ा निज़ाम है, इसको उठाकर बाहर फेंकना चाहिए, ताकि उसमें भी साले लोग आ गए हैं जो 62-63 दफात है, वो लोग आ गए। यही बात है ना। अब ये आने वालों की जिम्मेदारी, अल्लाह करे कि कोई अच्छे लोग ऐसे आ जाए असेंबलियों में, सेनेट में तो जो आ गए वो तो ज़ाहिर कंटिन्यू करेंगे अगले सेटअप में भी। तो अल्लाह करे कि असेंबलियों में, कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में अच्छे लोग ऐसे, यानी कि बिल्कुल सही लोग आ जाए जज्बे वाले, जिनके दिल में वाकई तब्दीली का एक जज्बा मौजूद हो, तो आइन में तरमीम भी हो सकती है, कोई ऐसी बात। बिल्कुल सही। और सर आपकी वजह से हम अगली खबर की जाने बढ़ना चाहेंगे। आज की सुपर लीड स्टोरी है, कुछ इकदाम किए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, फिरका वाराना सरगर्मियों का इल्ज़ाम। वज़ारत दाखिला ने अहले सुन्नत वल जमात, पीपल्स अमन कमेटी समेत 4 तंजीमों पर पाबंदी लगा दी। शिया तलबा तंजीम, TNA गिलगित समेत 4 जमातें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अल हरमैन फाउंडेशन, राबता ट्रस्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी। न्यूज़ एजेंसी, अमरीका को हमारी सरगर्मियाँ गवारा नहीं, कानून का सहारा लेंगे। मौलाना मोहम्मद लुधियानवी, हुकूमत दिफा पाकिस्तान से रोकना चाहती है। समीउल हक, याहिया मुजाहिद की मजम्मत, रहमान मलिक से रब्ता नहीं हो सका। BBC का ये खबर है उसकी जानिब से। ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, आप समझते हैं कि अमेरिका के कहने पर लगाई गई हैं? 100% अमेरिका के कहने पर लगाएगी, और किसको खुश करना है? आप देखिए ना, इसमें जो ये अहले सुन्नत वल जमात है, ये पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत की नुमाइंदा जमात है अहले सुन्नत। तो यानी कि जो इस्लाम के नाम लेवा है, वो इकबाल का शेर था कि रूह मोहम्मद इनके दिलों से निकाल दे। ये वो उस एजेंडे पे
ये एजेंडा है हमारी, जिसको हम हनूद और यहूद और नसारा कहते हैं, तागूती कूते जो इस्लाम दुश्मन है, उनका एजेंडा है इस्लाम को मलियामेट करने का, और उसकी यानी कि वजह से पाकिस्तान को तहस नहस करने का जो एजेंडा है कि पाकिस्तान से एक लहर उठती है जो इस्लाम की निशात सानिया के हवाले से, ये उन्हें फियर है कि पाकिस्तान पार्ट प्ले कर सकता है कि ये इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत है। तो उस हवाले से ये अब देखिए अमेरिका जो है ले दे के हेर फेर से सारा मलबा यानी इंतहा पसंदों पे जब डालता है तो वो उसके पीछे यही होता है। इंतहा पसंदों से मुराद इस्लामिस्ट वो कहते हैं, यानी जो इस्लाम के नाम लेवा हैं, जो अल्लाह के मानने वाले हैं, उसके आखिरी नबी की उम्मत है, तो उनको मिटाने का एजेंडा है ये इनका। तो इसमें अब देखिए ये पाबंदी, इसमें जो पीपल्स अमन कमेटी ख़ास तौर पे मुझे जो खटकी है ना, ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये MQM को खुश करने के लिए, अपने इत्तेहादियों को खोंटे के साथ बांधे रखने के लिए, ये अब देखिए मुझे तो यूँ लगा है जैसे ये मुका हुआ है ये सेनेट के ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नामजदगी के हवाले से भी, क्योंकि इसमें कुछ मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी। ANP का भी कोई इख्तलाफ राय था, वो भी चाहते थे कि कुछ कम से कम डिप्टी चेयरमैन हमारा हो जाए। इसी तरह MQM की भी ख्वाहिश थी कि सेनेट में डिप्टी चेयरमैन जो है वो MQM के हो जाए। तो मेरे ख्याल ये मुका इधर हुआ कि आप ये हमें दे दें, हम आपकी खातर पीपल्स अमन कमेटी पर पाबंदी लगा देते। पीपल्स अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की अपनी जेली तंजीम थी जो लीड कर रहे थे डॉक्टर वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जिसको लीड कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक मेरा ख्याल है बाहमी सहूलत आप कह लें, लेकिन उसकी आड़ में जमात अहले सुन्नत और दूसरी मजहबी जमातों तंजीमों पे पाबंदी लगाना, ये तो सिर्फ अमेरिकन एजेंडा है और उसी एजेंडे को टो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और जो जराइम पेशा अफराद है उनको सजा देनी चाहिए, ना कि जमातों पर पाबंदी लगाई जाए। और आज अगली खबर हम शामिल करना चाहेंगे, बलूचिस्तान में बैरूनी हाथ का मुलविस होना खारिज इम्कान नहीं, इससे सुकाम को खत फैसला वकील की मुशावरत से करूंगा, ईरान से गैस मंसूबे पर दबाव में नहीं आएंगे वज़ीर आज़म गिलानी। नेटो सप्लाई की बहाली के लिए अमेरिका से कभी मुआफ़ी का मुतालबा नहीं किया, सराय की सूबे की करारदाद पेश की तो कई पर्दा नशीन मुखालफत नहीं करेंगे। और इसी से रिलेटेड हम कुछ मजीद खबरें में शामिल करना चाहेंगे। रहमान मलिक साहब का बयान है, कहते हैं कि सानह कोहिस्तान में बैरूनी हाथ मुलविस से 6 अहम दहशतगर्द पकड़ लिए, डॉक्टर शकील आफरीदी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे रहमान मलिक। शकील आफरीदी के खिलाफ कबायली कवानीन के मुताबिक भी एक्शन हो सकता है, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला गिलगित बल्तिस्तान काबीना की दरख्वास्त पर मौखर कर दिया। और मोहतरम मजीद निज़ामी साहब का बयान है, मोहतरम मजीद निज़ामी साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान को अजीज़ हम वतनों कहकर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले जर्नैलों की ज़रूरत नहीं, अमरीका, भारत और इसराइल की तिकोन से मोहतात रहने की ज़रूरत है, ऐसे मिसाइल बनाए जाएं जो इसराइल और न्यूयॉर्क तक जा सकें। राना अब्दुल बाकी जैसे लोगों को बाकी रहना चाहिए। भारत बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान को अलग रियासत बनाना चाहता है, किताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब किया मोहतरम मजीद निज़ामी साहब ने। अब हम गिलानी साहब के बयान से आपकी राय लेंगे। बलूचिस्तान में बैरूनी हाथ का मुलविस होना खारिज इम्कान नहीं है, गिलानी साहब ये फरमा रहे, लेकिन उसके सबूत आपके पास मौजूद हैं, तो आप नहीं समझते कि इसको इंटरनेशनल फोरम्स पर बहुत भरपूर तरीके से पेश करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए और भरपूर कोशिशें की जानी चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए जी, बैरूनी हाथ के मुलविस होने की जहाँ तक बात है, ये तो 2 साल पहले इन्होंने जब शर्म शेख कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मनमोहन साहब को इन्होंने खुद अपनी एजेंसियों की जो बलूचिस्तान में जो गड़बड़ थी, इंडियन एजेंसी रा के एजेंटों ने वहाँ जो उद्यम मचाया था और अपने एजेंटों अपने आलाकारों को इस्तेमाल करके वहाँ जो तखरीबकारी की वारदातें की, उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ शवाहिद सारे इनके पास मौजूद हैं और ये उन्होंने पेश किए थे मनमोहन साहब को उस वक्त ही। अब तो ये कहने की यानी कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब देखिए बैरूनी हाथ का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अमेरिका जिस तरह एक्टिव हुआ, पहले वो उसमें कांग्रेस कमेटी सेनेट कमेटी में एक बाकायदा इस इशू को डिस्कस करने के लिए वो इजलास बुलाया गया और उसके बाद फिर कांग्रेस अमेरिकन कांग्रेस में जिसका करारदाद लाई गई और इस तस्वाब राय का मुतालबा किया गया। तो ये क्या इससे बड़ा कोई सबूत है कि ये यही तो बैरूनी हाथ है भाई?
अच्छा, रहमान मलिक साहब ने भी फरमाया कि साने कोहिस्तान में बैरूनी हाथ मुलविस से 6 दहशतगर्द पकड़, लेकिन कौन सा बैरूनी हाथ है उसका नाम लेते हुए पता नहीं डर लगता है रहमान मलिक साहब को। और ये तजाद आपको नजर आता है कि इधर फिरका वाराना सरगर्मियों के इल्जाम पे जमात अहले सुन्नत पर पाबंदी लगाई जा रही है, दूसरी जानिब बैरूनी हाथ आप कह रहे हैं कि फिरका वाराना फसादात में मुलविस है। ये कड़ियां मिलती है आपस में। और कोहिस्तान का जो वाकया हुआ उसमें 100% उस वक्त ही मेरा ख्याल हमने तो नवाब वक्त के एडिटोरियल में भी, कालमों में भी ये बातें डिस्कस हुई कि ये वाकया जो है उसको रंग देने की कोशिश की गई फिरका वारियत का, लेकिन असल में जो है वही लोग इसमें कार फरमाए जो इस मुल्क को तोड़ने के दरपे हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि अगर बैरूनी हाथ मुलविस है, बैरूनी एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर इतनी डर आई हैं, हमारी एजेंसी क्या कर रही? हमारी एजेंसियां तो बेबस बना दी जाती है ना। अब देखिए बलूचिस्तान में जिस तरह यानी कि इतना प्रोपेगेंडा किया गया FC के हवाले से, जो यानी कि वहाँ जुराइम होते हैं, जो टारगेट किलिंग की वारदात होती है, जो तकरीबकारी होती है, वो सारी उस पर FC के खाते में डाल दी जाती। तो इनको तो अपाहज बना के रख दिया जाता है ना एजेंसियों को। इसके बावजूद ये जिस तरह एक्टिव पार्ट प्ले करती हैं ये कानून नाफिज करने के हवाले से, जराइम की सरकूबी के हवाले से, मेरा ख्याल है वो काबिल अब समझते हैं कि हमारे मीडिया के भी कुछ जिम्मेदार अनासर जब प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो वो भी एजेंसियों उसके खिलाफ इस तरह से बातें कर रहे होते हैं बलूचिस्तान के हवाले से कि ऐसा लगता है कि किसी बैरूनी एजेंडे पर वो कार फरमा है। सारा बैरूनी एजेंडा है जनाब। एजेंसियों को बदनाम करो, फौज को बदनाम करो, मजहबी जमातों को बदनाम करो, ये सारा बैरूनी एजेंडा है। अमेरिका, इंडिया इसके पीछे है, उनका तो ज़ाहिर अपने मकासद है। और अगर हमारे लोग ये यानी कि एक फैशन के तौर पे अगर ये प्रोपेगेंडा करें तो ये ट्रैप हो रहे हैं उनके मकासद की तकमील के लिए, उनके एजेंडे को मुकम्मल करने की ये एक दानिस्ता या नादानिस्ता जो है ये कोशिश होती है। अगर हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के उनके मौक़िफ़ को तक़वियत। पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बात करना चाहेंगे नाज़रीन। एक खबर है कि पाक फ़ौज सितंबर अक्टूबर में अज़म-ए-नौ-4 जंगी मशकें करेगी और ये जंगी मशकें उन भारतीय जंगी मशकों के जवाब में होंगी जो इस वक्त जारी हैं पाकिस्तानी सरहदों के साथ, राजस्थान के साथ। फिर भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल भी लगा दिया। फिर मजीद निज़ामी साहब का ये बयान कि अमेरिका भारत इसराइल की तिकोन से मुहतात रहने की ज़रूरत है, ऐसे मिसाइल तैयार की जाएँ जो इसराइल और न्यूयॉर्क तक जा सकें। अब ये खुलकर सामने आ गया है कि ये नापाक इत्तेहाद सलासा पाकिस्तान का खुला दुश्मन है। अब इनसे मुकाबले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इन मशकों के हवाले से सही साहब देखिए शाम साहब, अमेरिका के अज़ाम तो ढके छुपे नहीं ना, वो तो पाकिस्तान की सरहद के करीब। और अमेरिका इंडिया मुश्तरका जंगी मशकों का पाकिस्तान की सरहदों के नज़दीक क्या मकसद है? साफ साफ नज़र आता है ना कि इनका जो एजेंडा है कि पाकिस्तान को हमने घेर घार के जैसे भी हो, जिस भी महाज पे, जिस भी फोरम पे हो, हमने इसको कमज़ोर करना है, इसकी सालमियत पारा पारा करनी। तो अभी देखिए अमेरिका और इंडिया की मुश्तरका जंगी मशकें जो हैं ये हर 3-4 माह बाद शुरू हो जाती हैं, इस वक्त भी जारी हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसका तोड़ करने के लिए मेरा ख्याल है ये अच्छा एक मैसेज है जो पाक फौज सितंबर अक्टूबर में शुरू हो रही। मेरा ख्याल है इन्हें भी एक मैसेज देना चाहिए चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान तुर्की, और अल्लाह करे कि हालात ऐसे हो जाए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान भी ये मुश्तरका जो है एक मैसेज देने के काबिल मिलकर मुश्तरका फौजी मशकें भी करें, अपनी दिफाई सलाहियतों में भी इजाफा तो रूस को भी साथ मिला लेना चाहिए। जी बिल्कुल, रूस को भी साथ मिलाना चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक खित्ते की जो सलामती की जमानत मिलेगी इससे, और आलमी अमन की भी जमानत मिलेगी। राइट। और सितंबर में ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी पाकिस्तान का दौरा करें, वज़ीर आज़म की दावत पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये एक हौसला अफजा एक मैसेज है, मैं तो ये समझता हूं। सही साहब, मजीद गुफ्तगू भी करेंगे नाज़रीन। वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपकी कॉल भी शामिल की जाएंगी, आप हमारे साथ रहिएगा। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कीजिए और सईद आसिफ साहब से आप बात भी कर सकते हैं। सईद आसिफ साहब से हम बात कर रहे थे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, और कॉलर्स को भी शामिल कर रहे हैं डिस्कशन में। पहले कॉलर शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद किशमिश से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइएगा प्लीज। सर मेरी गुजारिश ये है कि आपने ये कहा कि हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। हमारी एजेंसियाँ, हमारी आर्मी माशाल्लाह पूरी दुनिया से बेहतर है।
बात यह है कि हमारी एजेंसियां अभी जो काम कर रही है वो सिर्फ हुकूमत को तोड़ने जोड़ने के लिए बनी हुई है ना, वो मुल्क की दफा के लिए नहीं है। अभी एक एजेंसी वाला 25 लाख नवाज शरीफ को दे देता है, दूसरा 35 लाख दे देता है, उसमें एजेंसियां बैरूनी हाथ को पकड़ेंगी या अपने आप को। एक माजरत के साथ ये दूसरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ अगर 35 लाख रुपया ले सकता है तो 5 अरब मिलियन डॉलर या कितना वो अमेरिका ने कहा था कि आप धमाका नहीं करें कि 5 मिलियन डॉलर आपको देंगे, वो अगर इसने गैरतमंद बनकर नहीं लिया तो 35 लाख रुपया ये कैसे ले सकते हैं? ये इल्जाम लग रहा है। आप थोड़े मीडिया पे प्लीज इस इल्जाम की तस्दीक करने चाहिए। ये तो हम चाह रहे हैं कि ये लीडर खुद अब आए अवाम के सामने और प्रेस के सामने और इल्जामात की तरदीद करें। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े स्टेचर पे है इस वक्त, कद काठ बहुत है उनका, और ये इन्होंने जो जिक्र किया कि अमेरिका के 5 अरब रुपए उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन ये वक्त वक्त की बात है। उस वक्त रुपए की कदर, उस वक्त का पैसा, उस वक्त 1 करोड़ रुपए, आज के 1 करोड़ रुपए के मुकाबले बहुत ज्यादा उसकी कदर के मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक एटीट्यूड की, एक रवैये की, एक सोच की बात कर रहा हूँ। उस वक्त उनकी सोच कुछ और थी। अभी तो वो यानी कि पाँव चल रहे थे, अभी चलना शुरू किया था उन्होंने सियासत में, किसके सहारे चल रहे थे ये भी सबको पता है। तो जब IGI बनाने का क्या मकसद था, ये सारे पैसे तो बांटे गए ना IGI बनाकर फिर मुकाबले पे लाने के लिए, पीपल्स पार्टी को नाकाम बनाने के लिए। सवाल ये है कि क्या अब भी एजेंसियां ऐसा ही इकदाम कर रही हैं, अभी भी पैसे बांट रही हैं? अभी देखिए मेरा ख्याल है ये कल को अल्लाह करे कि ये सारी बातें अब ही सामने आ जाए तो अच्छा है। ये इतना डिलेज हुआ, ये 18 साल बाद ये जो बातें सामने आ रही, अगर आज जो कुछ हो रहा है इसके ये मामला अगले 18 साल बाद सामने आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी टेकअप होना चाहिए। असल काम ये है कि वो मुल्क की हिफाजत के लिए काम करें, देखें कि कौन से जासूस डराए हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस आए हैं, कौन साजिशें कर रहे हैं, इसको बेनकाब करें। कंदकोट से हजूर बख्श हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो सुन रहा हूँ, सब क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए खैरियत से हैं? हाँ जनाब, दरअसल बात ये है कि ये एजेंसियों का काम या ये मुल्क की सतह पर काम तो होता रहता है, मगर असल में जो मैं आपको इस बात पर कहूँगा, आसिफ साहब को भी कहूँगा कि सहाफियों की अदम तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई इक़दाम उठाए जाए। अब देखेंगे कुछ माह गुजर चुके हैं, यहाँ कंदकोट में नेशनल प्रेस क्लब को जला दिया गया था, मगर उस पर अभी तक मुकदमा भी दर्ज है, मगर अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। अब परसों एक सहाफ़ी था, मकामी सहाफ़ी, जिसकी मोटरसाइकिल भी छीन ली गई, और ऐसे इक़दाम उठाए जाए ताकि उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और इदारों की जानिब से भी ऐसे इक़दाम उठाए जाए, सारे सहाफ़ियों को कवरेज भी दे, और इस हवाले से हम कहते हैं कुछ न कुछ बात करें, इस हवाले पर कुछ न कुछ। बिल्कुल सही हजूर बख्श, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हम खुद भी इसी शोबे से वाबस्ते हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है, और शाहजैन भुट्टी का वाक़या भी है कि गुज़श्ता दिनों एक निजी चैनल में जाकर उन्होंने हमले पर तशद्दुद किया और धमकियां भी दी जाती हैं सहाफ़ियों को। क्या कहेंगे आप? सहाफ़ी तो जो है ना, वो तो ऐसे फ़राइज़ अंजाम देते हैं जैसे वो सुई के सुराख से धागा जो निकालने वाली बात है ना, सही, इतना नाजुक इनका काम है। पुल सिरात पे चल के ये अपने फ़राइज़ अदा करते हैं, और इन्हें सिर्फ हुक्मरानों की तरफ से नहीं, हर तरफ से सोसाइटी के अंदर जितने भी तबकात हैं, दीनी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, एजेंसीज हैं, दूसरे प्रेशर ग्रुप्स हैं, सब की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ता है। हर एक के अपने अपने मुफादात होते हैं, और चूंकि मीडिया जो है ये एक किस्म का आईना है, ये सबको उनके असल चेहरे दिखाता है, इसलिए किसी को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता। सही। और कोशिश की जाती है फिर इन पे पहले दबाव डाल के कायल करने की कोशिश की जाती है, तशद्दुद किया जाता है, लालच भी दिया जाता है, हमारे बात साथी लालच में आ भी जाते हैं यकीनन, लेकिन वो अब मेरे ख्याल आटे में नमक के बराबर है वो। ये हर फील्ड में ऐसे लोग मौजूद है, इसमें हम कोई ब्लेम नहीं करते कि सिर्फ हमारे पेशे में ही ऐसे हैं। तो इसमें जाहिर है जी, जब तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होगा, जो नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, कैसे होना चाहिए, कुछ तजावीज़ दें आप? इसमें तजावीज़ देखिए, बल्कि इदारों के सरबराहान को इसमें बुनियादी जिम्मेदारी तो जो है ना, वो मीडिया के जो इदारे हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि यहाँ जो आपका कैमरा है वो तो इंश्योर्ड है, लेकिन उस कैमरे को लेकर जो चलने वाला है फील्ड में जो मौजूद है वो इंश्योर्ड नहीं है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इसमें सबको मिल के, सहाफ़ी तंजीमें जो मालकान की तंजीमें हैं, वर्कर्स की जो तंजीमें, इनको मिल के एक लाए अमल तय करना चाहिए, और इसकी ज़रूरत है इस वक्त। जिस तरह यानी कि हुकूमतों की तरफ से प्रेशर आता है, तो उसका भी अगर हम अपने प्लेटफार्म पे
यूनाइट होकर दिफा करेंगे तो उसका एक मैसेज, मतलब सहाफी तंजीमें और बारगाम की तंजीमें मिल बैठे और फिर मिलकर कोई लाहेअमल तैयार करें, ना सिर्फ सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्कि ज़ाब्ते अखलाक पर जी, ज़ाब्ते अखलाक भी ज़ाहिर है। अब एक प्रेस काउंसिल बनी है, उसमें अभी परसों का इजलास भी हुआ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस प्लेटफार्म को ही आप इफेक्टिव बना लें, इस पर ही ऐसी कानून साजी एक कर लें, आप ऐसे रूल्स बना लें, ऐसे जवाबत बना दें। कोड ऑफ एथिक्स की हद तक तो ठीक है, ये शायद इन्होंने स्टार्ट भी किया, लेकिन सहाफ़ियों के कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है ना, उनके स्ट्रक्चर जो है, सर्वर स्ट्रक्चर जो है, सबके प्रेस क्लब जितने भी हैं उनके जो सरबराहान हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेरे भाई एक रिक्रिएशन ग्रुप बने हुए हैं, ठीक, वो कोई सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने मुफादात के लिए तो डेफिनेट काम करते हैं। इसके लिए अब ये अफसोसनाक सूरत हाल है, अब डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इसमें जो सहाफ़ियों की जो ट्रेड यूनियन है वो भी ख़त्म होकर रहेगी, बेड़ा गर्क हो गया और उसमें यकीनन जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह प्रीवेल किया, जिस तरह, तो उसने जो है ना गला घोंट दिया है। सर यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा, काफ़ी देर से कुछ कॉलर्स हैं, इसी मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलीम साहब फरमाइएगा। मैं सईद आसिफ साहब से अर्ज करूंगा जी कि पाकिस्तान की 64 साल तारीख में जो सियासी और मिलिट्री क़यादत ने गलाजतों और स्याहकारियों के बाप रकम किए हैं, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि पाकिस्तान के अवाम के सामने एक ऐसा ट्रूथ एंड एनालिसिस कमीशन बनाया जाए जो इन गलाजतों का हिसाब ले और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जिस तरह के मेहरान गेट स्कैंडल में एक पंडोरा बॉक्स नहीं खुला, बल्कि ये हकीकत का एक बाब है और पाकिस्तान का बच्चा पहले इस हकीकत से आगा था कि 1988 में IGI कैसे बनी। क्या अब इसका एहतसाब करने का टाइम नहीं पहुंचा कि आने वाले नस्ल को इन स्याहकारियों और गलाजतों से बचाकर एक खुशहाल और क़ायद-ए-आज़म के ख्वाबों का पाकिस्तान बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साहब, आपने बकर से कॉल की। ट्रुथ एनालिसिस कमीशन बनाया, देखिए ये मेरा ख्याल है बेकार एक्सरसाइज होगी। इस वक्त हमारे पास मौजूद है इदारे, सुप्रीम कोर्ट खुद जो है एक एहतसाब का इफेक्टिव इदारा है। जिस तरह इन्होंने खुद निशानदेही की मेहरान स्कैंडल वाली, तो वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है। अगरचे ये टाइमिंग के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इसमें कुछ और मामलात भी हो सकते हैं पेश नज़र के एन इस वक्त, जबकि मेमो गेट स्कैंडल भी चल रहा था, तौहीन अदालत का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था। चाहिए तो ये था ना कि पहले उनका आप जो कौम की तवक्कुआत है इन मुकदमात के हवाले से उनको आप पूरा करें, इनका फैसला करें। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि नहीं चलना चाहिए था, 18 साल पहले ताख़ीर की, इन्होंने ज़रूर चलना चाहिए। मेहरान गेट स्कैंडल को भी सामने आना चाहिए, अब आ रहा है सामने, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पहले अब जो दूसरे इश्यूज़ थे, जो दूसरे मामला थे, दूसरे मुकदमा थे, उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाते। उसके बाद अब ये तासर पैदा हो रहा है कि शायद वो एक कोई ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि उसको उन मुकदमा से अवाम की कौम की तवज्जो हटाई जाए, और उसका यही तरीका हो सकता है कि ये एक पंडोरा बॉक्स खोल के तो अवाम को इधर की तवज्जो इधर डाल दी जाए ताकि वो उसको फरामोश कर दे। तो बिल्कुल सही। और इनके सवाल के जवाब निजामी साहब के इस बयान में भी है कि पाकिस्तान को अजीज हमवतनों कहकर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले जर्नैलों की हमें कोई जरूरत नहीं है। जर्नैलों की वजह से पाकिस्तान के मौजूदा हालात है। फौज का काम मुल्की दिफा है, मुल्की सरहदों के दिफा है, उसी काम पर कारबंद है। इसमें कोई शक नहीं, फौज का काम तो ज़ाहिर है सरहदों की हिफाजत का ही। और ये मौजूदा आर्मी चीफ जो है ये इस अज़म पे अब तक कारबंद है। इन्होंने यानी कि ये मनसब संभालते ही जो अहद किया था कि फौज को अलग थलग रखना है सिविल मामला से, ये उस अहद पे अब तक कारबंद। अल्लाह करे कि ये फिजा जो है ये स्ट्रेंथन हो फौज में। बिल्कुल सही। जो आईनी जिम्मेदारियां हैं उन आईनी जिम्मेदारियों तक महदूद रहे। फरजाना साहब की कॉल हम शामिल करना चाहेंगे, बादल साहब कथा कलामी होती है। रावलपिंडी से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ देखें, पैसा जिसने भी खाया, जो भी हुआ, सब किसने वापस किया तब, और फिर वो अच्छे ओहदों पे उल्टा इधर बैठे हुए हैं अब भी। लेकिन मैं जो मेन मसला ये है कि अब पानी का मसला है एक, उसको आप जरा अच्छी तरह उनको रेज करें, क्योंकि ये पानी का एक बहुत बड़ा बहरान है जो आगे आने वाला है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच फरजाना साहिबा, रावलपिंडी से आपने कॉल की। पानी के बुरान के हवाले से हमारे एडिटोरियल, हमारे कॉलम्स और हमारी जो सुपर लीड और लीड्स स्टोरीज होती हैं और हम आगाह करते रहते हैं। मजीद फरमाइएगा। कालाबाग डैम के हवाले से हम बार बार हुकूमत को कहते रहते हैं, लेकिन ये हुकूमत उस तरफ नहीं आ रही। और एक तकरीब में एक साहब ने कहा कि एक बहुत ही मुक़्तदर शख्सियत ने ये कहकर डैम्स के हवाले से जब बात आई कि बड़े डैम्स बनने चाहिए, उन्होंने ये कह दिया कि हम भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते। हाँ सही बात है। ये जो आप ये
जिक्र कर रहे हैं, ये कल जो फंक्शन हुआ जिसमें निज़ामी साहब ने खिताब किया, राना बाकी साहब की किताब का, इसमें भी ज़्यादा जो है ना पानी के इशू पर ही डिस्कस हुआ है। और ये यकीनन इस वक्त सबसे अहम जो इशू है, सबसे नाजुक जो है, ये पानी का ही इशू है। इसको हर फोरम पे टेकअप करना चाहिए। इंडिया के जो अज़ाइम हैं उन्हें बेनकाब करना चाहिए। उस यानी अब देखिए, इंडिया में तो इस हद तक यानी कि मामला चला गया है कि वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया कि ये दरियाओं को बाहम जोड़ दिया जाए, ये दरिया जो है, ये जो पाकिस्तान की तरफ जो आ रहे हैं, जब इनको जोड़ा जाएगा तो इनका रुख जो है पाकिस्तान से हट जाएगा, यानी ये मगरब से शुमाल की तरफ चला जाएगा इनका रुख, पानियों का रुख। तो ये तो सीधी सीधी एक साजिश है पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारने की, बंजर बनाने की, और ये साजिश इंडिया पहले दिन से कर रहा है। तो अब जो है ना, जिस तरह कहा जाता है कि आने वाली जो जंगें हैं वो पानी पर जंगें होंगी, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इंडिया इसी तरह ये आबी दहशत गर्दी का मुर्तकिब होता रहेगा तो नौबत ज़ाहिर तंग आमद बजंग आमद, फिर अगर हम भूखे मरेंगे, हमारी शाहरग पे उसका अंगूठा ज़्यादा सख्त होगा, तो या तो हम ठीक है बेबस होके गुजर जाएंगे जहान फानी से, या फिर जो सर्वाइवल की जो जंग है फिर वो शुरू होगी। तो उसमें फिर जब सर्वाइवल की जंग होती है तो उसमें फिर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसमें फिर जाहिर है अगर हमने जिंदा रहना है तो फिर दूसरों जो हमारी ज़िंदगी के दरपे हैं उनसे अपनी ज़िंदगी को छीनना है ना फिर हमने, तो उसके लिए कोई भी फिर हरबा हो सकता है। हमारे पास एटमी कुव्वत है, तो आखिरी चाराकार यही है हमारे पास, और तो कुछ नहीं। बिल्कुल, उसका तरीका जो है वो मोहतरम अजीज साहब ने बता दिया है कि एटम बम हमने इससे अवॉइड करने के लिए नहीं बनाया, इसे इस्तेमाल करने के लिए बनाया। अवॉइड करने के लिए भी दुनिया को चाहिए, जो ये बड़ी ताकतें अपने जोम में जो है, जो इंडिया को यहाँ इलाके का थानेदार बनाना चाहती, उनको भी ये बात सामने रखनी चाहिए कि अगर एटमी जंग हो गई पाकिस्तान और इंडिया के मबैन, इन्होंने तो तबाह होना ही होना है, फिर दुनिया की भी सलामती की खैर नहीं है। क्योंकि जितने एटम बम दुनिया के हर कोने में मौजूद है, अगर कहीं एक भी एटम बम चला तो फिर जितने एटम बम है वो सब चल जाएंगे और वो क़यामत का मंजर होगा। बिल्कुल सही फरमाया सही साहब ने। और नाज़रीन, तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं जिन्होंने कॉल्स की वक्त की कमी की वजह से जिनकी कॉल शामिल नहीं कर सके, उनसे माजरत पड़ते हैं। आज के नवाब कॉलम की जानिब आज का कॉलम सरवर मुनीर राव साहब का कॉलम है। आज उन्होंने लिखा है ISI को दरपेश चैलेंजेस। लिखते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का शुमार दुनिया की चंद बेहतरीन, मुनज़्ज़म, मौसर और मुमताज़ इंटेलिजेंस एजेंसियों में होता है। ISI को गुज़श्ता चंद सालों से अंदरून और बैरून मुल्क मुख्तलिफ किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ा है। इस तनकीद के पस मंज़र में पाकिस्तान की सालमियत की मुखालिफ क़ुव्वतों ने भी अपना किरदार अदा किया है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हैं कि जिनकी इस्लाह वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान के बाद सियासतदानों और तजिया निगारों ने इनका इजहार मुख्तलिफ अंदाज में किया है। ISI का इंतज़ाम चलाने वाले हुक्काम अरबी ज़रबुल मिसल यानी जो गदला है उसे छोड़ दें और जो साफ़ है उसे ले लें के मस्ताक इस अहम कौमी इदारे की इस्लाह करने की सलाहियत यकीनी तौर पर रखते हैं। और ISI की कारकर्दगी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो ISI के नए सरबराह अब ज़हीरुल इस्लाम साहब हैं, आप समझते हैं कि क्या चैलेंजेस उनके सामने होंगे और इस कॉलम के तनाजुर में आप क्या देखिए? चैलेंज सबसे पहले तो यही, जो असगर खान का केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये मेरा ख्याल है ये आई ओपनर है इस इदारे के लिए। अगर यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं इस इदारे की मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ व सलामती के हवाले से, मुल्क दुश्मनों की सरकोबी के लिए प्लानिंग के हवाले से, अगर उस तक रहना है तो फिर ऐसी साजिशों से, ऐसे किरदार से बाहर निकलना होगा। ये जो मुल्क में उखाड़ पिछाड़, सियासी उखाड़ पिछाड़ का जो किरदार इस एजेंसी के थ्रू होता रहा है अब तक, ये पैसों की तकसीम और दूसरे सारे मामला, तो मेरा ख्याल है ज़हीरुल इस्लाम साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। इसके अलावा जो लापता मिसिंग पर्सनस का मामला है, जाहिर है उस पर भी बहुत मलबा पड़ा है ISI पे, तो इन्हें ये भी देखना होगा कि एक अगर कौम के एतमाद पे पूरा उतरना है तो ये एक पिक्चर जो है ये सामने लानी चाहिए। एक छोटी सी खबर भी शामिल करना चाहूँगा कि ISPR ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम की शाहरुख खान से रिश्तेदारी की तरदीद कर दी है। कल मीडिया में ये खबर आई कि शाहरुख खान से रिश्तेदारी, लेकिन ISPR ने अब उसकी तरदीद कर दी है। अगर फर्ज किया रिश्तेदारी है भी तो इसमें कौन सी, इसमें कबाहत क्या है, बुराई क्या है इसमें? अगर शाहरुख खान की बीवी के साथ इनके
कोई रिश्तेदारी, कोई दूर नज़दीकी है, तो इसमें कोई तरदीद करने की क्या ज़रूरत है। ठीक, राइट नाज़रीन, कॉलम ज़रूर पढ़िएगा सरवर मुनीर राव साहब का, बहुत अहम कॉलम है ISI के हवाले से। और अब बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। आज का नवा वक्त इदारिया है, भारत का अमेरिका और इसराइल से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का एतराफ़। अमेरिका एतमाद के काबिल है, न भारत से दोस्ती सूदमंद है। भारतीय हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि उसकी फ़ौज अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के साथ इंसदादी दहशत गर्दी पर काम कर रही है। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान और इस्लामी अस्करियत पसंदों से निपटना है। इसके लिए वो इसराइल, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भारत, अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ कोई नया इंकिशाफ नहीं है। आखिरी लाइन है कि हुकूमत ने अगर अमेरिका और इसकी जंग से गुलू खलासी हासिल कर ली, भारत के साथ मसला कश्मीर के हल तक ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए, तो इन ममालिक की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के साथ साथ इसराइल की साजिशें भी दम तोड़ जाएंगी। लेकिन हमारी हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सही साहब, इतने हम तो खुद उनकी साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। अब ये जो पाबंदी लगी है, ये दीनी जमातों और ग्रुपों पे जो पाबंदी लग रही है, ये तो उनके एमा पर ही लग रही है। ये तो हम एक काज को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही। असल बात तो यही है ना कि जो उसका एजेंडा है उसका तोड़ करना है हमने। उसके तोड़ के लिए जाहिर है सबसे पहले ये तासर दूर करना होगा कि ये हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से जो एक तासर बन गया है कि हम बिल्कुल टो कर रहे हैं अमेरिका की पॉलिसियों को, और उसकी एक किस्म की अमलन जो है गुलामी हमने कबूल की हुई है। सबसे पहले इस तासर को दूर करना होगा, इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनी बनानी होगी। जो तकाजे हैं इस वक्त मुल्क की तहफ़्फ़ुज़, बकाओ, सलामती के, कौमी मुफादात के, उसके मुताबिक रिवाइज़ करनी होगी अपनी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी। फिर इंशाल्लाह ये सारी साजिशें जो एजेंडा जो है तागूती कूतों का, वो इंशाल्लाह नेस्तो नाबूद हो। इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हमें निजात दिला दे और इन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे। सईद आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर, थैंक यू वेरी मच, तशरीफ लाए, बहुत तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाई आपने। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान की सरजमीन में ज़बरदस्त ख़जाने छुपे हुए हैं, मगर इस मुल्क को एक मुसलमान कौम के रहने सहने के काबिल बनाने के लिए अपनी क़ुव्वत और मेहनत के ज़बरदस्त ज़ख़ीरे का एक एक ज़र्रा सर्फ करना होगा। जुमातुल विदा 17 अगस्त 1947 को कायद के ये फरमान यकीनन हम सब के लिए मिशले राह है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अमल भी कीजिएगा। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।